मैंने एक संपन्न और खुशहाल घराने में जन्म लिया था, लेकिन खुशहाली मुझे नसीब ना हुई। मुझे पैदा करते वक्त ही मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। अपनी पत्नी के जाने का पापा को ऐसा सदमा लगा कि वह मुझे इस दुनिया की सबसे मनहूस लड़की समझने लगे। पापा ने मेरा मुंह तक न देखा। मम्मी के गम में निढाल होकर रह गए। मुझे अस्पताल से ही नानी के घर भेज दिया गया, जहां नानी के हाथों मेरी परवरिश होने लगी। जब मैं 5 साल की हुई तो पापा ने दूसरी शादी कर ली और वह मुझे बिल्कुल भूल गए। अब मेरा खर्चा वगैरह भी पापा ने भेजना छोड़ दिया था। मेरी नानी भी बूढ़ी होने लगी थी। उनकी बहुएं अक्सर उनसे कहती कि बेला को उसके बाप के घर भेज दो, लेकिन नानी का दिल नहीं मानता। एक दिन सुबह आंख खुली तो नानी घर में मौजूद नहीं थी। मैं जो नानी के साथ ही सोती थी, मुझे पता ही नहीं चला कि नानी किस वक्त और कहाँ चली गई। बाहर आकर मामी से पूछा तो पता चला कि देर रात नानी की तबीयत बिगड़ने पर उनको मामा अस्पताल लेकर गए हैं, जहां से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। मैं छोटी थी, नानी को ही माँ की जगह देखा था। नानी के दुख में मैं रोने लगी। सुबह से दोपहर हो गई, किसी ने पानी तक को न पूछा। भूख की आग तड़पाने लगी तो मामी से खाना मांगने चली गई, जो हर रोज घर में मौजूद नहीं थी। मैं जो नानी के साथ ही सोती थी, मुझे पता ही नहीं चला कि नानी किस वक्त और कहाँ चली गई। बाहर आकर मामी से पूछा तो पता चला कि देर रात नानी की तबीयत बिगड़ने पर उनको मामा अस्पताल लेकर गए हैं, जहां से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। मैं छोटी थी, नानी को ही माँ की जगह देखा था। नानी के दुख में मैं रोने लगी। सुबह से दोपहर हो गई, किसी ने पानी तक को न पूछा। भूख की आग तड़पाने लगी तो मामी से खाना मांगने चली गई, जो हर रोज नानी के साथ खाना दिया करती थी। लेकिन आज इनकार कर दिया और बोली, तेरे मामा घर पर नहीं है। कोई नाश्ता लाने वाला नहीं था। मैंने अपने बच्चों को रात का बचा हुआ खाना खिला दिया है, तेरे लिए कुछ नहीं है। मैं 2 गिलास पानी पीकर बैठ गई। इस दिन दोपहर का खाना भी मामी ने नहीं पकाया था। मेरा पूरा दिन ही ऐसे निकल गया। शाम होने को आई तो अस्पताल से नानी के गुजर जाने की खबर आ गई। मामी ने बताया कि अब तेरी नानी मर चुकी है। अब तेरे पापा आएंगे तो तुम उनसे कहना कि तुम्हें साथ लेकर जाएं, वरना मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, रोज ही भूखा रहना पड़ेगा। मैं नानी की मौत का सुनकर पहले ही डरी हुई थी, अब मामी ने भूखा रहने की धमकी दे दी तो मैं और डर गई। रात के वक्त नानी को एम्बुलेंस में लेकर आए। सुबह तक उनका अंतिम संस्कार हो गया। मैं घर में अकेली रह गई। अगली सुबह मामी ने एक औरत की तरफ इशारा करके बताया कि यह तेरी सौतेली माँ है, जा इसको कहे कि तुझे साथ लेकर जाए। मैं उन्हें आंटी के पास गई तो मेरे पास आते ही उसने दुपट्टे से मुंह ढक लिया, जैसे उसे मुझसे बदबू आ रही हो या नफरत हो रही हो। ये देखकर मेरी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मामी ने पास आकर सौतेली माँ से बोला कि लड़की अपने बाप के पास जाना चाहती है। कल नानी की मौत के बाद से एक निवाला तक हमारे हाथ से नहीं खाया है। कह रही है अपने घर जाना है। ना जाने इसकी नानी कैसे इसको संभालती थी। अब आपकी अमानत है, आप ही लेकर जाए। सौतेली माँ तो इस वक्त चुपचाप मुझे साथ लेकर आई, लेकिन घर पहुँचते ही कहने लगी कि इसको किसी अनाथालय में डाल दो। पापा को तो पहले ही मुझसे नफरत थी। वह सौतेली माँ से बोले, जो करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये मनहूस पहले अपनी माँ को खो गई, फिर नानी को। अब हमारा कौन सा घर आबाद करेगी। इस बात पर मैं बस अपने बाप का मुंह ताकती रह गई और एक बार फिर मुझे मेरे मामा लोग याद आ गए, जो अपनी बेटियों के कैसे कैसे नाज उठाते थे। इतने में सौतेली माँ का छोटा बेटा रोने लग गया, तो वह मुझे पकाकर खुद उसका फीड लेने किचन में चली गई। मैंने अच्छे से बच्चे को संभाला और बहला फुसला कर चुप करवा दिया। क्योंकि ननिहाल में भी मामी के बच्चे में ही संभाला करती थी, तो बच्चे संभालने का गुण मुझ में आ गया था। सौतेली माँ बच्चे का दूध लेकर वापस आए तो बच्चे को मेरे पास खुश देखकर उसको आइडिया आया कि इसको घर में ही रख लेती हूँ। नौकरानी की कमी पूरी हो जाएगी और इस तरह मेरे दाने पानी का इंतजाम हो गया। सुख दुख के वैसे भी कोई समझ नहीं थी, बस घर की छत का साया, रूखी सूखी रोटी पेट भरने को मिल जाती, मेरे लिए यही जिंदगी थी। ना फरमाइश करने की कोई खबर थी, न प्यार भरे रवैये की आदत। बस दूर दूर से सबको खुश देखकर मैं भी मुस्कुरा लिया करती थी।
देखते ही देखते जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मैं बड़ी होती गई तो धीरे धीरे सौतेली माँ मेरे जिम्मे और काम लगाती गई। यूं घर के सारे काम मैं संभाल लिए थे। खाना बनाने से लेकर घर की सफाई, बर्तन, कपड़े धोना और इस्त्री करना सब कुछ मैं ही करती। सौतेली माँ फोन पर बातें करती या मायके चली जाती तो पापा को खाना वगैरह भी मैं ही देती। और इस बात का फायदा मुझे ये हुआ कि बाप की नज़र में आते आते कभी कभी उनका प्यार भी मिल जाता। अब पापा ने मुझे इस तरह काम करते देखा तो अपना रवैया बदल लिया था और वो कभी कभी प्यार से बात कर लिया करते तो कभी मुझे जेब खर्च दे दिया करते और मेरी खैर खबर भी अक्सर पूछ लिया करते। मैं 20 साल की हो गई। पापा ने सौतेली माँ से मेरे लिए रिश्ता देखने को कह दिया, लेकिन उनको ये बात नागवार गुजरी थी कि मेरे बाद घर के काम कौन करेगा। इस उम्र में पहुंचकर मैं भी बहुत खूबसूरत हो गई थी। जो भी रिश्तेदार घर आते सबको ही मैं अच्छी लगती, क्योंकि सारे काम भी मैं ही करती थी और दिखने में भी अच्छी शक्ल थी। एक दिन सौतेली माँ की मायके से उनकी कोई रिश्तेदार औरत घर आए। मैंने उनके लिए चाय और नाश्ता पेश किया तो उन्होंने सौतेली माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया। सौतेली माँ ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने जब पापा से कहा तो मेरा रिश्ता उनके बेटे से पक्का हो गया। वो आंटी बहुत ही अच्छी थी। अक्सर हमारे घर आती तो मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आती। मेरी मंगनी उनके बेटे से लगभग 2 साल तक रही और इसी दौरान हम लोग कई दफा मिले भी। अक्सर वे मुझे अपने खानदान के फंक्शन में भी लेकर जाती और सबसे मिलाती। मेरा मंगेतर भी मुझे दिलो जान से चाहने लगा था। मतलब कि मैं उनकी उम्मीदों के मुताबिक फिट साबित हुई थी और फिर वो भी मुझे पसंद आ गए थे। मैंने इन 2 सालों में अपने आप को बहुत बदल लिया और ये सब मेरे मंगेतर की वजह से हुआ था, जो शादी से पहले ही मेरा इतना ख्याल रखते थे। हम दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी और यह सब मेरी सास की मदद से हुआ था, जो मुझे इतना पसंद करती थी। ये मेरी जिंदगी के खूबसूरत 2 साल थे, जिनमें मुझे इतनी कदर और इज्जत मिली थी। आखिरकार वह दिन भी आ पहुंचा जब मुझे अपने महबूब के घर दुल्हन बनाकर जाना था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था कि अब मेरा भी कोई अपना घर होगा। अब मैं भी अपने घर की होने वाली थी। सौतेली माँ ने न चाहते हुए भी अच्छा इंतजाम किया था, क्योंकि मेरी शादी उन्हीं के रिश्तेदारों में हो रही थी। मैंने इस दिन के लिए और अपने होने वाले पति को लेकर अपनी आंखों में लाखों ख्वाब सजाए थे, जो कि अब हकीकत बनने जा रहे थे। आखिरकार वह घड़ी आ पहुंची। शादी के बाद विदाई हो गई। मेरी इस विदाई में सभी घरवालों से गले मिलने के बाद मेरी सास ने मुझे आगे बढ़कर अपने दूल्हे के बगल वाली सीट पर बिठाया। मैं तो उनका हाथ थाम कर बोली, अम्मा आप भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाए ना। जिस पर उनके चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि वह कितनी खुश है। अपनी बहू को इस कदर अपने लिए फिक्रमंद देखकर अम्मा हमारे साथ ही बैठ गई। सारे रास्ते वो बार बार मेरा माथा चूमती और मेरी बलाएं लेती रही। फिर मेरे पति से कहने लगी कि आज के बाद मेरी बहू की हर बात मानना। अगर इसको तुमसे कोई शिकायत हुई तो सबसे पहले मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। फिर पति हंसकर कहने लगा, भला इतनी जल्दी मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया कि यह अभी से तुम्हारी बन गई है। इस तरह हंसी मजाक करते करते हम अपने घर पहुंचे तो मेरा स्वागत मेरी सास ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। मेरे ऊपर गुलाबों की बारिश की गई। ऐसी सास शायद दुनिया में मुझे ही मिली थी। सास की इस कदर मोहब्बत ने मुझे जैसे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया था। इस सब के दौरान मैंने एक बात नोट की थी कि मेरे ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे अपने पति के कमरे में बिठाया गया और सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब तक काफी रात भी हो चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में जैसे आज ही सुबह हुई थी। पति से भी बेपनाह मोहब्बत मिली। नींद जैसे कोसों दूर चली गई। खुशी के मारे पूरी रात मैं जागती रही। सुबह के करीब बाहर से आने वाली आवाजें जैसे बाहर अफरा तफरी मची हो। पति की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सुकून से सो रहे थे। अभी मैं उठकर दरवाजा खोलने का सोच ही रही थी कि जोर जोर से दरवाजा बजने लगा। मेरे पति इतनी जोर की दस्तक सुनकर परेशान होकर उठे और बिना जूता पहने ही दरवाजे की तरफ दौड़े, जहां नौकरानी खड़ी परेशान थी। पति ने दरवाजा बजाने की वजह पूछी तो उसने जो बात बताई, मेरी तो जैसे सांसें रुक गई। नौकरानी ने बताया कि मेरी सास को हार्ट अटैक आया है और ससुर उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। आपको भी फौरन आने को कहा है।
मेरे पति बिना देर किए बाहर की तरफ भाग गए और गाड़ी निकालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। मेरे ऊपर जैसे कयामत टूटी थी। आज ही तो मेरा घर में पहला दिन था। कल रात तक मैं कितनी खुश थी। अस्पताल पहुंचकर पति ने फोन किया और मेरे साथ किस्मत ने फिर से वही खेल दोहराया जिसका इल्जाम लेकर मैं पैदा हुई थी, यानी कि मनहूस। मेरी शादी के अगले ही दिन मेरे पति की माँ यानी मेरी सास और मुझे इतना बड़ा मुकाम देने वाली औरत इस दुनिया से विदा हो गई। माँ के बाद अगर किसी को मैंने सच्चे दिल से माँ माना था तो यही औरत थी, जिनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए मैंने कुछ सुहाने ख्वाब देखे थे, जिनकी सेवा मैं दिल से करना चाहती थी, जिनके एहसानों का बदला मैं बहुत खूब देने वाली थी। वो तो नहीं रही, लेकिन मेरे घर ससुराल और जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ गया। मेरे पति के बाप ने अस्पताल से लौटते ही मुझे मनहूस होने का ताना दिया था। एक बार फिर मैं एक बाप की नज़र में मनहूस बन गई थी। सास की शव घर पहुंची तो पति और उनके बाकी बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इन सब की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे अपना गम भूल गया, जबकि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी 2 नंदे और एक छोटा देवर था, जिसे माँ का बिछड़ जाना बहुत बड़ा सदमा था। ससुर ने भी खुद को एक कमरे तक सीमित कर लिया था। पति जब भी बात करते बस इतना ही कहते, मेरे घर वालों को संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो निभाने की मैं पूरी कोशिश कर रही थी। घर में काफी सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ था। मैं कभी मेहमानों को देखती तो कभी घर वालों को। इस सारे माहौल में मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद जैसे ही लोगों का आना जाना कुछ कम हुआ तो ऐसे मालूम होता जैसे इस घर में मेरे अलावा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। सब लोग अपने अपने कमरों तक सीमित थे। पूरे घर में खामोशी का राज था। ससुर ने भी काम काज छोड़कर अपना कमरा बसा लिया था। अब सारे काम और कारोबारी जिम्मेदारियां भी मेरे पति पर आ गई थी। आखिर किसी न किसी को तो संभालना ही था। मेरे पति ने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। अकेले होने की वजह से वो पूरा दिन दफ्तर में ही रहते। जहां तक मुझे मालूम था कि मेरे आने से पहले घर के सारे काम नौकर की जिम्मे थी, लेकिन सास के मरने के बाद न जाने क्यों सारे नौकर भी घर छोड़कर जा चुके थे। मैं अकेली ही सफाई करती, खाना पकाती और सबको कमरों में देकर आती और फिर सबके बर्तन समेटते रहती। देखते ही देखे मेरी सास को गए 1.5 महीना गुजर गया और सबकी जिंदगी रूटीन पर आ गई। मेरी नंदों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और ससुर और देवर भी ज्यादा वक्त घर से बाहर रहने लगे। मेरे पति ने इसी तरह काम को संभाला हुआ था। मैं बिल्कुल अकेली सी इस घर में रह गई थी। घर के किसी भी शख्स से अगर बात करने की कोशिश करती तो हर कोई मुझे हाँ या ना में जवाब देता। मुझसे कोई ज्यादा बोलने या घुलना मिलना पसंद नहीं करता। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही घर है जहां आकर मैंने खुशहाल जिंदगी जीने के सपना सजाया था। पति की भी यही रूटीन थी। सुबह उठकर दफ्तर चले जाते और रात को घर देर से आते तो इतने थके हुए होते कि खाने के फौरन बाद सो जाते। अब मुझे घुटन से होने लगी थी। मेरी नंदे घर के किसी काम में मेरा हाथ नहीं बटाती थी। ससुर ने आज तक मुझसे एक लफ्ज तक नहीं बोला था। उनका खाना और कपड़े वगैरह वक्त से पहले ही मैं उनके कमरे में भेज देती थी। पति ने मुझे हिदायत दी थी कि मेरे पापा को कभी शिकायत का मौका नहीं देना। उनकी हर चीज वक्त से पहले कमरे में रख देना। आज मैंने सोच लिया था कि मैं भी इंसान हूँ, पति से बात करके देखूंगी। वो प्यार मोहब्बत जो शादी से पहले था वो कहाँ चला गया। मुझे जिंदगी के सफर में यह उम्मीद तो नहीं थी। मेरा इरादा था कि थोड़ा सच सवर के पति का दिल बहलाकर उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करूंगी कि उनके साथ कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। घर के झमेलों से थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ, इसीलिए आज मैं जल्दी सारे काम निपटाने का सोचा। ससुर के साथ साथ आज नंदों का खाना भी उनके कमरे में देकर आई थी, ताकि वो खाने के लिए आवाज देकर ना बुला ले। फिर अपने कमरे को सेट करके मैंने अलमारी से खूबसूरत सा ड्रेस निकला था। क्योंकि मेरे दहेज में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन सास ने मेरी शादी के सारे कपड़े बहुत ही खूबसूरत बनवाए थे। मैंने कपड़े बदलकर हल्का सा मेकअप भी कर लिया और आईने के सामने खड़ी अपने पति के बारे में सोचती खुद से ही बातें करने लगी थी। आज किस्मत मुझ पर मेहरबान थी और मेरे पति आज वक्त से पहले घर आए थे। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। पति ने कमरे में आते ही उनकी नजर एक बार मुझ पर ठहर गई।
मैंने भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और फिर उनसे खाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज कहीं जाने की तैयारी है, जो इतने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुई हो? मैंने कहा, नहीं, बस आज दिल चाहा कि मैं अपने पति के लिए तैयार हो लूं। पति का दिल बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो आज खाना बाहर खाते हैं। इसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। तुम भी कई दिनों से बाहर नहीं निकली, मैं भी काम में बिजी होता हूँ। आज जल्दी आया हूँ, तो चलो इस बात का फायदा उठाते हैं। मेरी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। मैंने जल्दी से उनके कपड़े निकाले। वह फ्रेश होकर तैयार हुए, तो हम दोनों बाहर के लिए रवाना होने लगे। इस दौरान कैमरे से निकलते वक्त मेरी नज़र ससुर के कमरे के दरवाजे पर गई। वह हमारी तरफ ही देख रहे थे। मेरे पति का ध्यान उस तरफ नहीं गया और मैंने भी कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा और हम दोनों चले गए। वापस आते आते हमें बहुत देर हो गई थी। खाने के बाद पति ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई थी। वापसी पर हमने आइसक्रीम खाए और खूब एंजॉय किया था। घर पहुंचने तक सब लोग सो चुके थे। सास के गुजर जाने से अपने अच्छे दिन शोक में गुजारे थे। लेकिन जो हुआ वो कुदरत का फैसला था, मेरी गलती नहीं थी। इसलिए अब मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी का आगाज करना चाहती थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं इसी सोच में गुमसुम बैठी थी कि पति ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए पूछा, मैडम क्या बात है? लगता है किसी बहुत ही गहरी सोच में गुम हो गई हो। मैंने खुद को उनकी बाहों में समेटते हुए बोलना शुरू किया और कहा, आप तो ये भूल ही गए थे कि मैं आपकी नई नवेली दुल्हन हूँ। शुक्र है, आज याद तो आया। और अब कोई जरूरत नहीं है दफ्तर से इतनी देर वापस आने की। इस तरह प्यार की बातें करते करते देर से जाकर आंख लगी। अगली सुबह हमेशा की तरह सवेरे नहीं उठ सकी थी। पति बिना नाश्ता के ही दफ्तर चले गए। 11 बजे के करीब में उठी तो घर पर कोई नहीं था। मुझे अपने इस बात पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं भी आखिर इंसान ही हूँ। जब पति ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, तो मुझे इस बात को इतने दिल पर नहीं लेना चाहिए। और दोपहर का खाना बनाने लगी। मैंने रूटीन के मुताबिक सबका खाना कमरों में ही रख दिया, क्योंकि यही हमारे घर का रिवाज था, या फिर मेरे आने के बाद से ही यह रिवाज शुरू हुआ था। जैसा भी था, मुझे किसी से कोई गिला नहीं था। और फिर पति को फोन किया कि दोपहर का खाना आज साथ खा लें, तो उन्होंने भी हामी भर ली। मैं बहुत खुश हो गई। किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। पति की नज़रों में दिन ब दिन मेरी कदर बढ़ने लगी थी। ये दिन तो मैंने दुआओं में मांगे थे और दुआएं पूरी होती देखकर मेरे कदम जमीन पर नहीं जम रहे थे। तकरीबन 2 बजे के करीब पति घर पहुंचे, तो मैं रात की तरह ही सजी धजी उनका इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने कमरे की बजाय घर के डाइनिंग हॉल में ही खाना खा लिया और साथ ही खाते और बातें करने लगे। अभी हम खाना खाने में ही लगे थे कि घर में मेरे ससुर और दोनों नंदे भी आ गए। मेरे पति ने उन लोगों को भी साथ खाने को कहा, लेकिन वह लोग इतने खफा महसूस हो रहे थे, जैसे उनका हमें साथ खाना खाते देखकर कोई तकलीफ हुई हो, या फिर जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। शायद मेरी खुशी का आखिरी दिन था। ससुर ने मेरे पति की बात का कोई जवाब ना दिया और थोड़ी देर बाद उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। नंद ने मेरे पति से कहा कि पापा ने कहा है कि आप अकेले ही आएगा। पति ने परेशान होकर मेरी तरफ देखा, तो मुझे समझ में कुछ ना आया। आखिर फिर क्या बात हो गई? मैंने ना में सिर हिलाया। पति सीधा अपने पिता के कमरे में चले गए। मुझे बहुत बेचैनी होने लगी, ना जाने क्या बात हो गई। मेरे पति काफी देर अंदर रहे और साथ ही मेरी दोनों नंदे भी अपने बाप के कमरे में थी। यकीनन कोई बहुत बड़ा मसला था जिस पर बात हो रही थी, लेकिन मुझे अंदर जाने से रोका गया था। इस बात का बहुत दुख था मुझे कि वो लोग मुझे किस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं पति के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वह आधे घंटे बाद ससुर के कमरे से बाहर निकले और सीधा बाहर जाने की राह पकड़ ली। मैं परेशानी की हालत में उनके करीब गई, लेकिन मुझे अनदेखा करते हुए वह बाहर चले गए। मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे ख्याल आया, शायद सुबह ससुर को वक्त पर नाश्ता न मिलने की वजह से शिकायत होगी। लेकिन फिर भी मुझे कोई एक वजह समझ में नहीं आ रही थी। मैं बेचैन हो गई और रात होने का इंतजार करने लगी। जब पति आएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन रात हुई
तो पति का रवैया मेरे साथ बहुत ही बदला हुआ था। सीधे मुंह से बात नहीं की और आते ही ससुर के कमरे में चले गए। खाने का पूछा तो वो भी बहनों के हाथ वहीं पर मंगवा लिया। मैं देर तक उनका इंतजार करती रही, खाना तक नहीं खाया। वो जब ससुर के कमरे से लौटे तो मुझे बेड पर बैठा हुआ देखकर बाहर जाने को कहा और बोले, आज रात में अकेला सोना चाहता हूँ, तुम हॉल में ही सो जाना। उनकी यह बात मुझे इतनी अजीब लगी कि मैं हैरान होकर बोली, भला मैं अकेली हॉल में कैसे सो सकती हूँ, और रोने लगी। पति ने करीब आकर मुझे बाजू से पकड़ा और बाहर का रास्ता दिखाते हुए मुझे दरवाजे तक ले आए। मुझे बाहर धकेलकर उन्होंने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया। मैंने हैरान परेशान पूरी रात हॉल में जागते हुए ही गुजारी। ना नींद आए और ना ही आंसू रुके। न जाने क्यों मुझे खुशियां रास नहीं आती थी। कहाँ जाती, मायके का भी कोई आसरा नहीं था और मैं ये ठिकाना खोना नहीं चाहती थी। भले पति नौकरानी बनाकर रखता तो भी रह लेती। नींद वैसे भी पूरी रात नहीं आई थी, इसलिए सुबह उठने के बाद सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया। ख्याल आया कि शायद इसी वजह से घरवाले नाराज हुए हैं। रूटीन के मुताबिक सभी नाश्ता करके जा चुके थे। मैं दिन में कई बार पति को फोन मिला चुकी थी, लेकिन उनसे बात न हो सकी। रात हुई तो फिर से ससुर ने मेरे पति को अपने कमरे में बुला लिया और अगली रात फिर मुझे हॉल में ही गुजारनी पड़ी। इसी तरह लगातार 3 दिन पति ने मुझे कमरे से निकाला था। मैं भले ही बेआसारा थी, लेकिन उनकी बीवी थी। अब उनका ये सलूक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज मैंने ठान लिया था कि इस बात की वजह मालूम करके ही रहूंगी। अगली रात जैसे ही मेरे ससुर ने पति को अपने कमरे में बुलाया तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में चली गई। शादी के बाद ये पहली दफा था जब मैंने अपने ससुर के कमरे में कदम रखा था। दाखिल होते ही मेरे कदम पत्थर के हो गए, क्योंकि सामने बेड पर मेरी सास की तस्वीरें बिखरी पड़ी थी और मेरे ससुर के अलावा मेरे पति और दोनों बहनों की आंखें नम थी। वो सब मेरी सास को याद करके रो रहे थे। मेरे लिए भी यह मंजर बहुत दुख का था, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ यह सलूक क्यों किया जा रहा है। इसीलिए मैंने हिम्मत की और कमरे में दाखिल होकर ससुर से पूछा कि आखिर पापा जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है। जितना दुख अम्मा जी के जाने का आप सबको है, उतना ही मुझे भी है। लेकिन आप मेरे पति को मुझसे अलग करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैं मनहूस हूँ? लेकिन मेरी बात का किसी ने कोई जवाब ना दिया। सभी लोग ऐसे खामोश थे जैसे वह मेरे मुंह पर कहना नहीं चाहते, लेकिन मुझे मनहूस ही मानते हैं। मैं इनका घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन कोई भी मुझे रोकना नहीं चाहता था। सबने अपने सर झुका लिए थे और मेरे जाने के इंतजार में थे। मैंने जाते वक्त पति की तरफ देखा तो वह सिर्फ हसरत भरी नजर डालकर चुप थे। मैं अपने बाप के घर आ गई। यहाँ किसी को नहीं पता था कि मैं घर छोड़कर आई हूँ, वरना शायद मुझे एक पल भी रुकने न दिया जाता। कुछ दिन रहने का सोचकर सभी लोग भी चुप थे। पापा ने हाल चाल तो पूछा, पर सौतेली माँ ने वह भी जरूरी नहीं समझा। मैंने आते ही घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मुझे यहाँ आए 15 दिन ही हुए थे कि खबर मिली कि मेरे ससुर का कार हादसे में देहांत हो गया है। घर वालों ने वहां जाने का पूछा तो मैंने बताया कि मैं घर छोड़कर आई हूँ। पापा ने कहा, फिर भी ऐसे मौके पर जाना चाहिए। मैं वहां पहुंची तो पति, नंद, देवर सबको बहुत दुख में पाया। मैं कुछ दिन वहां पर रही और सबका पहले की तरह ख्याल रखा। जब सब लोगों की जिंदगी रूटीन पर आना शुरू हुई तो एक बार फिर मैंने अपना सामान बांध लिया और बिना बताए वहां से निकलने लगी। लेकिन इस बार पति ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे माफी मांगी कि जिंदगी और मौत किसी की वजह से नहीं होती। जिसकी जिंदगी जितनी होती है वो उतना ही जीता है। हमने तुम्हें इस बात का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद भी तो हमारे पापा इस दुनिया से चले गए। फिर दोनों नंदों ने भी मेरे गले लगकर अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया। मैंने उन दोनों को प्यार किया और कहा कि जो हुआ उसको भूल जाए। फिर हम सब घर में अंदर आ गए और जिंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आने लगी। 1 साल के बाद जब मेरे यहाँ 2 प्यारे जुड़वा बच्चों का आगमन हुआ तो सबके दिल से माँ बाप का दुख भी कुछ कम हुआ और हम सब खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। तो कैसी लगी आज की कहानी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।